Hello everyone. So recently there have been some controversial remarks by the supreme leader of Iran, Ayatollah Khomeini. What he said that the conditions of Muslims in India and in Gaza are worrisome and that's why Muslim Ummah should arouse and uphold the interests of fellow Muslims. Now, this was very controversial, pitting India against the Muslims in Gaza. Now, Gaza, there is a complete war going on, right? How can we compare? But still, Ministry of External Affairs gave a formal reply here that firstly, these remarks are unacceptable. Secondly, these remarks are misinformed. We strongly deplore these remarks. And finally, the countries who are making such statements should look about the condition of minorities within their own sphere first before commenting upon India. Now, this is highly contradictory with whatever was happening in the past few months. Because in the past few months, there was this 10-year agreement between Iran and India about चाबार. चाबार के बारे में डिसाइड हुआ कि इंडिया चाबार की 10 साल के लिए ओनरशिप रखेगा और इस 10 साल में चाबार को डेवलप करेगा कंप्लीटली, राइट? नॉट जस्ट दिस, एस जयशंकर ने ईरान में विजिट किया और इस विजिट के टाइम पर ईरान ने स्ट्राइक्स कर दी कहां पर? इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और रिटर्न में पाकिस्तान ने नेबरिंग ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस पर भी स्ट्राइक्स कर दी थी। सो ये सब दिखा रहा था दैट इंडिया एंड ईरान के रिलेशनशिप आर एन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? ईरान इज कंसिडर्ड एज अ स्पॉन्सर ऑफ प्रॉक्सीज इन मिडिल ईस्ट। हिजबुल्ला हो यमन, लेबनान का, या फिर होतीज हो यमन के, या फिर हमास हो गजा स्ट्रिप का, राइट? सबको ये सपोर्ट करते हैं। इन्होंने और भी ऐसी इंसर्जेंसीज और प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की कोशिश की इन बहरीन, कतर ऑल्सो। बट इनका फोकस इंडिया की तरफ तो रहता नहीं है रिगार्डिंग प्रॉक्सीज। सो दैट्स वाई इंडिया ने कोशिश की है दैट वी यूटिलाइज द ज्योग्राफिकल पोजिशन ऑफ ईरान है ना? क्योंकि पाकिस्तान हमें कभी एक्सेस, पाकिस्तान बीइंग आवर गुड नेबर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, आपको पता ही है। सो इट विल नेवर गिव एक्सेस टू वखान कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज फ्रॉम इट्स ओन लैंड, राइट? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्योंकि आज पाकिस्तान के पास है, तो हमें इन कंट्रीज का यहाँ नॉर्थ से एक्सेस मिलता नहीं है। सो हमने सोचा ईरान से एटलीस्ट ये एक्सेस मिल सकता है। सो दैट्स वाई वी आर दैट मच इंटरेस्टेड इन चाहबार, क्योंकि चाहबार से जाएंगे जहेदान, जहेदान से जाएंगे जरंज, जरंज से दिलाराम रोड, और फिर वहां से गारलैंड हाईवे अफगानिस्तान का कनेक्ट कर देंगे। गारलैंड हाईवे इंडिया पहले ही बना चुका है अफगानिस्तान में, गारलैंड करते हुए अफगानिस्तान को, टू इंश्योर ट्रेड इन अफगानिस्तान। अब ये पूरा जब कनेक्ट हो जाएगा तो इंडिया अपने प्रोडक्ट्स और इंडिया अपना ट्रेड रिलेशनशिप डायरेक्टली अफगानिस्तान से कर सकता है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड इन द नेबर है, राइट? लेकिन इन सारे एफर्ट्स पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हो सकता है सुप्रीम लीडर ये अपने इंटरनल पावर स्ट्रगल के बारे में की वजह से ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड ईरान रिलेशनशिप। बट बिफोर डिस्कसिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द पास्ट एस्पेक्ट्स ऑल्सो बिटवीन ईरान एंड इंडियन रिलेशनशिप। फर्स्टली, हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर हमारे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होते थे। आपको पता है अफगानिस्तान में हमारी आउटपोस्ट कुछ कुछ कॉलोनीज मिली हैं, शोरतुगाही वगैरह में, और मेसोपोटामिया में हरप्पन सिविलाइजेशन की सील्स मिली है, इंक्लूडिंग आपके मेसोपोटामिया के बाहर भी, जैसे दिलमन में, बहरीन में, और मकान में, ओमान में भी हमारी सील्स मिली है, राइट? अब मेसोपोटामिया का इन्फ्लुएंस पर्शियन लैंड्स पर भी था। एंड इसके बाद जैसे जैसे अथॉरिटी यहाँ कंसोलिडेट होती है, वैसे वैसे इंडिया के इनके साथ रिलेशनशिप और अच्छे होते जाते हैं। कैसे? जैसे पिलर्स, आपको पता है मौर्यन पिलर्स पर किसका इन्फ्लुएंस था? पर्शियन इन्फ्लुएंस था। स्कल्पचर पर, हमारे आर्किटेक्चर पर, सब पर उस टाइम पर्शिया का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा था। नॉट जस्ट दिस, इंडो ग्रीक्स रूल करते थे। आपके किधर रूल करते थे? हमारे नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें ईरान का भी कुछ हिस्सा हुआ करता था। तो जो मेगास्थेंस को भेजा गया था इंडो ग्रीक किंगडम से, जिन्होंने इंडिका लिखी, इंडिया के बारे में टेक्स्ट लिखा, दैट इज ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड टू पर्शिया ऑल्सो। अब आप आ जाओ मिडिवल टाइम पीरियड में। मिडिवल टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी से भागते हुए हुमायूं कहाँ गए थे? शाह ऑफ ईरान, शाह ऑफ पर्शिया की कोर्ट में। वहां बहुत साल रहे और फिर उसके बाद वापस भारत आए जब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई, सिचुएशन बेटर हो गई। तभी अपने साथ पर्शियन पेंटर्स लेके आते हैं। याद है, दो पेंटर्स आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़े होंगे, अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली। रिमेंबर, ये कौन थे? पर्शियन पेंटर्स थे। यहाँ से क्या आता है? पर्शियन पेंटिंग हमारे यहाँ पर डेवलप होने लगती है। सो पर्शियन आर्ट एंड कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है। मुगल टाइम पीरियड पर कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी एज ऑफिशियली? पर्शियन लैंग्वेज यूज होती थी, राइट? पेंटिंग्स पर किसका इन्फ्लुएंस था? पर्शियन इन्फ्लुएंस था। आर्ट एंड कल्चर पर किसका इन्फ्लुएंस था? पर्शियन इन्फ्लुएंस था। सो देयर वर लॉट ऑफ दीज कनेक्शंस। जब पार्टीशन हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड आया, तो हमने ये ज्योग्राफिकल कनेक्ट लूज कर दिया। लेकिन उसके पहले ब्रिटिश एंड रशियन टाइम पीरियड पर बहुत कुछ होता है ना? क्योंकि ब्रिटिश और रशिया चाह रहे थे कि पर्शिया पर हमारा कंट्रोल है। ये सेंट्रल एशियन रीजन इज द सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ रशिया। तो रशिया सोच रहा था ईरान के नॉर्थ में हमारा कंट्रोल आ जाए। इंडिया वॉज थिंकिंग
लाइकवाइज इंडिया में तो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिश वर थिंकिंग लाइकवाइज इन द साउथ, कि साउथ में ईरान में हमारा कंट्रोल रहे या फिर पूरे ईरान में ही हमारा कंट्रोल रहे, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर ऑयल एंड नेचुरल गैस, क्योंकि 19th-20th सेंचुरी में यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ऑयल और नेचुरल गैस मिल चुका था। अब इस कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है, रशिया और ब्रिटिश आपस में मांड वाली दोस्ती कर लेते हैं कि रशिया आप नॉर्दर्न स्फीयर संभालो, मैं सदर्न स्फीयर संभालता हूँ। ये 1917 जब तक जार रिजीम रहती है रशिया में तब तक कंटिन्यू रहता है। अब 1920s तक इसलिए जो मोहम्मद शाह की रिजीम है, शाह ऑफ पर्शिया की रिजीम जो मिडिवल टाइम पीरियड से चल रही है वो कंटिन्यू रही, ठीक है। अब यहाँ पर्शिया में नेशनलिस्ट राइज करने लगते हैं, तो ये शाह ऑफ रिजीम, शाह की जो रिजीम है उसको खत्म कर देते हैं। इसी टाइम पीरियड पर ब्रिटेन ने ऑयल एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया एनीवेज पर्शिया में, तो ब्रिटेन को पूरे ऑयल के एक्सप्लोरेशन का जो ईरान के साथ मिलके करते थे पर्शियन गल्फ में, उसका 84% प्रॉफिट मिलता था और बेचारे इंडिजिनस पर्शियंस को सिर्फ और सिर्फ 16% प्रॉफिट मिल रहा था। तो इसलिए नेशनलिस्ट ने ये डिसाइड किया था, और बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन था, अंडर लीडरशिप ऑफ मोहम्मद मोसादे, दैट वी विल नेशनलाइज द एंटायर ऑयल ऑफ ईरान। अब इससे अमेरिकन भड़क गए। इसी के पहले देखो क्या होता है, इसी के पहले 1950 में जब भारत आजाद हो गया 47, तो हमने डिसाइड किया लेट्स हैव अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड परपेचुअल पीस विथ ईरान, राइट। तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत कर दी। लेकिन नेशनलिस्ट जब नेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो सीआईए क्या करेगा, यहाँ पर एक कू कंडक्ट करवाएगा और फिर मोहम्मद मोसादे और नेशनलिस्ट को धूल चटा देगा, और फिर दोबारा शाह डायनेस्टी का ही एक पुराना डिसेंडेंट था, इसको थ्रोन पे बिठा देगा एज प्रेसिडेंट, शाह मोहम्मद रजा पहलवी, ठीक है। अब नाउ दिस इज द रूलर ऑफ ईरान। नाउ पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड कि कैसे उनके नेशनलिस्ट को हटा दिया, क्योंकि नेशनलिस्ट को तो लोगों का सपोर्ट होता है, बट स्टिल दिस वाज सिमरिंग लाइक अ बॉइलिंग पॉट, है ना। पॉट में पानी बॉईल हो रहा है, अभी तक पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है, वेंटिंग आउट है, वो बाहर आई नहीं। और ये राजा बैठ के वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, जाम पी रहे हैं वेस्टर्नर्स के साथ मिलके, जिमी कार्टर प्रेसिडेंट के साथ मिलके, वो आपके पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं ईरान में। और साइड में ईरान की नेबरिंग बॉर्डर पर आयतुल्ला खुमैनी है। खुमैनी बैठकर क्या कर रहे हैं, खुमैनी बैठकर रिवोल्यूशन की तैयारी करते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, ये जो रेजा शाह पहलवी है ये बगदाद पैक्ट कर देते हैं 1954 के। नाउ दिस वाज गोइंग अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट आल्सो। इससे इंडिया और ईरान दूर दूर होते जाते हैं। कैसे, देखो इंडिया प्रमोट्स नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी। अब यूएस को इस पॉलिसी से बहुत गुस्सा आता था। यूएस बोलता था इट इज नथिंग बट क्वासी सोशलिज्म, तुम कुछ नहीं हो, न्यूट्रल रहने का नाम बोल रहे हो, तुम एक्चुअली सोशलिज्म की पार्टी भी हो उनकी कम्युनिस्ट की जो रशिया में बैठे, क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो, इफ यू आर नॉट विथ अस यू आर अगेंस्ट अस, ये यूएस का कहना था। हम इस चीज पे मानते नहीं थे तो फ्रिक्शंस होते थे, तो यूएस ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान को आगे करने की कोशिश की। वैसे ही रेजा शाह पहलवी के थ्रू यूएस ने बगदाद पैक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, जो 1954 में इराक की कैपिटल बगदाद में साइन हुआ। इसको वैसे तो बोलते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ट्रीटी में कौन कौन आता है, इराक खुद आता है इनिशियली, ईरान आता है, पाकिस्तान आता है, और कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज आ जाती है मिडिल ईस्ट की, ठीक है। ये एक्चुअली यूएस की पपेट्स होती है, बस उनसे वेपन्स वगैरह लो और ये सारा काम करो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, इंस्टेबिलिटी यूएस के कहने पर क्रिएट करो, ठीक है। तो अब इंडिया इस फेज में ईरान के साथ ज्यादा एंगेज कर नहीं पाएगा ऑफकोर्स, तो ऐसा ही हुआ। और ईरान बीइंग, क्योंकि ईरान ऑफकोर्स शाह रेजा पहलवी के अंडर है और इनके पाकिस्तान के साथ अच्छे कनेक्शंस थे रिलीजन के बेस पर, तो ये मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं पाकिस्तान को इन 1965 एंड 1971 वॉर्स। उसके बाद से तो हम कंप्लीटली अपने टाइज को कट डाउन कर लेंगे। लेकिन फिर ईरान के नेबरहुड में आयतुल्ला खुमैनी लोगों को बार बार प्रोटेस्ट पर ला रहे थे, रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे, और फाइनली एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ शिया इस्लाम, विच इज द मेजर फैक्शन ऑफ इस्लाम, मेजर सेक्ट ऑफ इस्लाम विद इन पर्शिया, विद इन ईरान, राइट। तो इन्होंने शरिया की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। तो अब ये ले आते हैं एक थियोक्रेटिक रिजीम। अब 1980 में डेमोक्रेसी को ना प्रमोट करके आपने थियोक्रेटिक रिजीम को प्रमोट किया। दिस वाज वेरी कंट्रोवर्शियल कि आपका पार्लियामेंट, आपके प्रेसिडेंट, ये सारे किसके अंडर होंगे, ये सारे आपके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के ऑफिस के अंडर ही आएंगे। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कौन रन करेगा, ये भी आपका सुप्रीम लीडर का ऑफिस आयतुल्ला खुमैनी ही डिसाइड करेगा, विच विल बी एडवाइज्ड बाय अ क्लरिकल काउंसिल, ठीक है। तो इन्होंने पूरा एक शरिया बेस्ड रिजीम यहाँ पर लिया है। और इन्होंने एक मिस्टेक भी कर दी, इन्होंने यूएस की एम्बेसी पर उस टाइम अटैक करके यूएस के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को भी किडनैप कर लिया। अब उसके बाद बातचीत होती है, नेगोशिएशन होती है, तो यूएस के डिप्लोमेट्स फ्री हो जाते हैं ऑफकोर्स। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा इंप्रिंट छोड़ेगा, ये एक पर्टिकुलर डिसीजन रेवोल्यूशन का और इतना कट्टरपंथी गवर्नमेंट लाने का। क्यों? क्योंकि अब ईरान और इंडिया एक जॉइंट कमीशन तो स्टैब्लिश करते हैं 1983 में फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर फॉरेन लेवल मिनिस्टीरियल मीट्स। लेकिन इंडिया हमेशा अब हेजिटेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ईरान इज बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ इस्लाम एंड दिस गोज अगेंस्ट द सेक्युलर नोशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया को लगा कि ईरान अब ज्यादा पाकिस्तान के क्लोज आता जाएगा,
ठीक है। और एनीवेज अब ईरान के जो रिलेशन है वो इसराइल के साथ भी स्पॉइल होने लग गए, क्योंकि इसराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ ईरान बोलने लग गया कि इसराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सुन्नी जो आपका फैक्शन है अरब वर्ल्ड का, गल्फ के वर्ल्ड का, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमन वगैरह, इनके भी खिलाफ आपका ईरान साफ साफ बोलने लग जाता है। तो ईरान ने दोनों जगह अपने हॉर्न्स को लॉक कर दिया, ज्यूश एंड दी अरब और दी सुन्नी पावर्स, ठीक है। और ये ऐसी प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में प्रमोट करने लग गए। हमास वगैरह उस टाइम बन चुके थे 1986-87 में, याद है। तो यूएस ने 1984 में ही ईरान को स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बता दिया, ठीक है। और अब धीरे धीरे यूएस इनके ऊपर सैंक्शंस बढ़ाता जाएगा और इंडिया के लिए ईरान के साथ ट्रेड करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। ऑल्दो बीच बीच में कुछ साइंस आते हैं, जैसे 1990s में अफगानिस्तान में तालिबान रूल आता है, तो तालिबान से थोड़ा सा टैकल करने के लिए हम नॉर्दर्न अलायंस बनाते हैं, ईरान, रशिया और इंडिया, क्योंकि रशिया भी कंसर्न था तालिबान के बारे में, इंडिया भी कंसर्न था, ईरान भी कंसर्न था, राइट। तो तीनों का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से बनता है। फिर 1990s में हमें लगता है कि देखो किसकी जो भी फिलोसफी हो, वी शुड ओपन आवर रिलेशनशिप विद एवरीवन इन द वर्ल्ड इफ वी वांट नॉट टू बी लेफ्ट अलोन, ठीक है। ये एक मेजर साइन था। इसके बाद हमने ईरान से रिलेशनशिप डेवलप की, जैसे नरसिम्हा राव की विजिट, फिर ईरान के प्रेसिडेंट की हमारे यहाँ पर विजिट, फिर वाजपेयी जी की दोबारा खतामी के साथ विजिट। मोहम्मद खतामी वॉज अ रिवोल्यूशनरी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। देयर वाज दिस तेहरान डिक्लेरेशन बीइंग साइंड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। फिर खतामी ने विजिट किया इंडिया को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम पर हमारी, एंड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया, राइट। तो ऐसी कुछ विजिट्स हुई और इंडिया स्टार्ट कर देता है ईरान से ऑयल और गैस को इंपोर्ट करना। लेकिन तभी क्या होता है, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया को पता चलने लग जाता है। ईरान वॉज सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अंडर लीडरशिप ऑफ शाह रजा पहलवी, जब ये यूएस के पपेट्स हुआ करते थे, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तभी आई थी 1968 के आसपास। अब उसके बाद रेवोल्यूशन आया, तो ईरान में माइंडसेट चेंज हो गया, नेशनलिस्ट असर्टिव माइंडसेट था, ऑफ कोर्स बीइंग थियोक्रेटिक। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करते हैं, चुपके चुपके से यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा करते हैं, चोरी करते हैं इधर उधर से, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चालू कर देते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे 2002-2003 दुनिया के सामने आने लग जाती है। इससे यूएसए प्रेशर बनाता है इंडिया के ऊपर कि तुमको हमारे साथ अगर सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट करना है, तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन हटे, तो तुम ईरान के खिलाफ नेगेटिव वोट करोगे। और साथ साथ इन्होंने ईरान को वेस्टर्न सैंक्शंस के अंदर ले आए ये लोग, राइट। और जैसे सैंक्शंस आएंगे तो डॉलर में ट्रेड कम हो जाएगा, तो इंडिया भी ईरान के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल्दो इंडिया ने पब्लिकली मेंटेन किया कि नहीं नहीं, ईरान का अपना खुद का राइट है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का। लेकिन एटलीस्ट 2 बार ऐसा हुआ है मिनिमम इन हिस्ट्री कि आईएईए की नेगोशिएशंस में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आपकी जो नेगोशिएशंस है इसकी नेगोशिएशंस में इंडिया ने 2 बार ईरान के खिलाफ वोट किया, ईरान के अगेंस्ट वोट किया, एंड इसकी वजह से ईरान का ट्रस्ट हमने लूज कर दिया था उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ है, और ये थोड़ा बहुत इस टाइमलाइन के बारे में। अब इससे इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप डिप होते हैं, ऑल्दो इंडिया यूएस का बेनिफिट हो जाता है, एंड वी स्टार्ट रिजेंटिंग आर डिसीजंस कि हम यूएस के प्रेशर में आ गए। नाउ दिस विल डिफाइन द the overall our steps towards Iran in the last few years। क्यों? क्योंकि हम अब यूएस से उतना ज्यादा यूएस के प्रेशर में नहीं आना चाहते। सो दैट्स वाई जो पास्ट फ्यू मंथ्स के पहले की आपने रिपोर्ट देखी थी चाबार के साथ डील वगैरह वगैरह, चाबार से रिलेटेड, वो सब इस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें दोबारा उस वैसे प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। साथ साथ ईरान की जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स आपको पता ही है, ये सुन्नी शिया का कन्फ्लिक्ट ये कंटिन्यूस है। ईरान ने ऐसे मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया है, ऐसे ही ईरान ने न्यूक्लियर रिजीम में डेवलप किया है, जिसकी वजह से इसराइल भी बहुत ज्यादा मुश्किल में। इसराइल चाहता है कि ईरान ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईरान डेवलप कर देगा तो ईरान के प्रॉक्सी जितने भी है, हिजबुल्ला, हुथी, हमास, ये पाकिस्तानी शिया, सबके पास चला जाएगा। और जैसे ये वेपन सबके पास जाएंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, मतलब दुनिया का तो ऑलमोस्ट दुनिया खत्म हो जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई ईरान, इसलिए आप देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया हुआ करता था इंडिया पर, लेकिन दिस वाज बिफोर सैंक्शंस, ठीक है। अब आफ्टर सैंक्शंस ऐसा कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही इंडिया का जो ट्रेड था एक पॉइंट पर $13 बिलियन से ज्यादा एक्सीड करता था। आज के टाइम पर दिस इज पैल्ट्री, ये कुछ भी नहीं है, $2.5 बिलियन के आसपास का हो। ऑयल एंड गैस ऐसे ही इंडिया में पहले बहुत ज्यादा था, ईरानियन ऑयल अकाउंट करता था 16.5%, लेकिन अब ईरान ऑयल में भी बहुत ज्यादा कम हो गया। ऐसे ही 2010 में आप देखो यूएस ऑफिशियल्स ने न्यू दिल्ली को वार्न किया कि आपकी जो इंडियन कंपनीज है, जैसे एशियन क्लियरिंग यूनियन, अब क्या हुआ, जैसे वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए तो हमने एशियन क्लियरिंग यूनियन बना दिया था कि एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या करेगा, डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा ईरान के साथ, राइट, ईरान के साथ दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करेगा। तो यूएस ने उसके खिलाफ भी हमें वार्न करना चालू कर दिया था। तो इंटरनेशनल फर्म्स जो भी बिजनेस कर रही थी सबके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शंस हुए, तो हमें भी यहाँ पर इसके लिए कॉशियस रहना पड़ा, राइट।
और उसके बाद हमने जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स थे ईरान के साथ, उनको कहीं ना कहीं रोक दिया। ठीक है, अब इतना सब कुछ हुआ है, इसलिए वो जो नेगेटिव वोट है ना, आप देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको वोट डिफाइन करना चाहिए। इंडिया ने बोला कि हाँ ईरान सिग्नेटरी था एनपीटी का, तो इसलिए ईरान को एनपीटी के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए थे, इसलिए न्यूक्स डेवलप नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर दो कंसर्न्स हैं, एक तो आप एनपीटी के सिग्नेटरी हो, दूसरे आप प्रॉक्सीज के बहुत क्लोज हो और टेररिज्म को प्रमोट करते हो मिडिल ईस्ट में, राइट। तो इसकी वजह से आप देखो यूएसए इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर समझ रहा था, और इसलिए उनका प्रेशर हमारे लिए सक्सेसफुल भी रहा। तब भी हमने यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स करना छोड़ा नहीं, क्योंकि जब भी ग्वादर की बात होगी पाकिस्तान में, तब हम यही सोचेंगे कि हम चाबार को डेवलप करते हैं, राइट, एज अ काउंटर टू ग्वादर। क्योंकि जहां पर भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जैसे इंडिया के आसपास अगर चाइना यहाँ पर अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर ग्वादर बना रहा है, यहाँ म्यांमार में कैक्यू पोर्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है, बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर रहा है, नीचे मालदीव तरफ इंश्योर कर रहा है, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट को ले लिया, राइट। तो जब भी ये करेंगे तो इंडिया भी सोचेगा कि हम अपने काउंटर पोर्ट्स को डेवलप कर देते हैं, सो दैट वी आर एबल टू इंश्योर कि हम एनसर्कल ना हो जाए कंप्लीटली बाय इंडिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, तब भी हमने डिसाइड किया कि डेवलप करेंगे हम चाबार पोर्ट को, राइट। उसके बाद एक प्रेसिडेंट आते हैं ईरान में जो थोड़े मॉडरेट थे, तो इनकी लीडरशिप में और बराक ओबामा की लीडरशिप में एक अग्रीमेंट भी साइन होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिटवीन P5+1, 5 परमानेंट 5 के मेंबर, एक जर्मनी, और ये पूरा डिसाइड करता है क्या, कि हम ईरान के न्यूक्लियर रिजीम को धीरे धीरे रेगुलेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, ऑलराइट। और इसके रिटर्न में ईरान के सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे। ये सब हो ही रहा था, लेकिन ईरान ने अपना जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट है, हिजबुल्लाह, हूथी और हमास, इन सबको सपोर्ट छोड़ा नहीं। तो जैसे ही ट्रंप पावर में आते हैं, ट्रंप का एक तो एजेंडा था कि ओबामा के टाइम पर जो भी हुआ है सबको डिसमेंटल करना, और ट्रंप ये बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ईरान पीछे पीछे से अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, जिससे इजराइल, सऊदी अरेबिया, सारे यूएस के जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स है, सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्रंप ने जेसीपीओ से बाहर निकल गए और इसको खारिज कर दिया, और दोबारा ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। और अब जो न्यू सैंक्शंस लगाए वो ज्यादा सिवियर थे। पहले ईरान पर क्यों सैंक्शंस लगते थे कि आप न्यूक्स डेवलप कर रहे हो, और इसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूथी, हमास, इन पर सैंक्शंस लगते थे, राइट। अब ईरान पर डायरेक्टली सैंक्शंस लगे दैट यू आर अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इससे क्या होता है, ईरान में जो मॉडरेट प्रेसिडेंट है वो भगा दिए जाते हैं, और ईरान में रेडिकल कंजर्वेटिव जो प्रेसिडेंट है वो आ जाते हैं। अब जब कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट आ जाएंगे, इनको हार्ड लाइन प्रेसिडेंट भी कहेंगे, तो ये ऑफकोर्स आपको पता है फिर कैसी हार्ड लाइन अप्रोच लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये अगेन एक हार्ड लाइन अप्रोच लेना स्टार्ट करते हैं, और फिर ये धीरे धीरे चाइना के साथ क्लोज आ जाते हैं, हमास को और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये सब हो रहा था, राइट। लेकिन उसके पहले आप देखो, ईरान अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है ये पूरा ऐसा। हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करेंगे, बंदर अब्बास से पास होते हुए अजरबैजान बकू तक जाते हुए, फिर अस्तरखान, फिर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, और फिर यूरोप तक निकलते हुए, मतलब यूरोप भी बीच में, यहाँ यूरोप की तरफ की जा सकते हैं। तो ये आपको इंडिया को ओवरऑल कनेक्ट करता है, रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड लिंकेज है उसको मजबूत करता है, पीपल टू पीपल ट्रेड टाइज, और रशिया से ट्रैवल टाइम हमारा बहुत कम कर देता है, यूरोप से भी ट्रैवल टाइम कम कर देता है, और स्यूज रूट का एक अल्टरनेट, हमारे पास एक अल्टरनेट ट्रेड रूट निकल आता है, ठीक है। और वैसे तो ये बंदर अब्बास से स्टार्ट हो रहा था इस तरफ, मुंबई से बंदर अब्बास, लेकिन यहाँ जो चाहबार है, इसको अगर हम डेवलप करते हैं अच्छे से, तो क्या होगा, आप चाहबार पर गुड्स ले आओ, उसके बाद फिर आप बंदर अब्बास या इस लाइन पर ले आओ, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल हम समझ रहे थे कि ये सब हम करेंगे। लेकिन अब आप देखो धीरे धीरे सब कुछ ठंडे बसते हुए चला गया, बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ ईरान इटसेल्फ, राइट। अब देखते हैं 2014 में ऐसा ये फर्स्ट रूट हुआ था। ईरानियन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अब देखो केंद्रीय विद्यालय है तेहरान में, ये काम करता है। रिलीजन में पारसी जो कम्युनिटी है, जो ईरान में ही राइज हुई थी, लेकिन आज ईरान में है ही नहीं, खत्म हो गई है, ये हमारे यहाँ इनका सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, राइट। प्रोमिनेंट इंडियन पारसीज देखो, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, याद है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल है सैम मानिकशॉ सर, इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, जिनके लीडरशिप के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आया, इंडिया का न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम आया, ये सब आया। इंडस्ट्रियलिस्ट है JRD टाटा, ये सब पारसी लोग हैं, राइट। ऐसे वीट एंड फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया के पास ग्रेट डिमांड है, दोनों इंडिया और ईरान के बीच में। इंडिया ईरान के अच्छे स्टेक्स हैं रीजनल सिक्योरिटी में, पायरेसी वगैरह में, तो दोनों इंपॉर्टेंस है, राइट। ये सब कुछ है, लेकिन आप ये समझो कि ये सब चीजें यहाँ पर छोटी पड़ जाती हैं जब ईरान क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा चाइना के क्लोज आने लगता है। क्यों? क्योंकि ईरान को अब यूएसए ने क्या किया, हार्डलाइन सैंक्शंस लगा दिए अंडर ट्रम्प। तो ईरान धीरे धीरे सोचेगा नाउ वी नीड अनदर पार्टनर, सो नाउ दे विल हैव चाइना एज अ पार्टनर, एंड नॉट जस्ट दिस, दे विल नाउ ऑल्सो प्रमोट द प्रॉक्सीज हियर एज मोर। हिजबुल्ला हमास को ज्यादा प्रमोट करने लग जाएंगे, हुतीज को ज्यादा प्रमोट करने लग जाएंगे। जब ईरान देखेगा कि अच्छा इब्राहिम एकॉर्ड साइन हो रहे हैं, किसके बीच में,
इब्राहिम अकॉर्ड्स किसके बीच में साइन हुए? इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में, बहरीन था उस टाइम। तो इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद I2U2 आता है, यूएई, यूएसए, इंडिया एंड इजराइल। इससे एक शक जाहिर होने लगा कि अरब और ज्यूइश वर्ल्ड ये दोनों आपस में आ रहे हैं, क्योंकि अब अरब वर्ल्ड के लिए भी पैलेस्टीनियन कॉज उतना बड़ा रहा नहीं। अब इसके इस अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो ईरान एक तरीके से साइडलाइन हो जाता विद इन मिडिल ईस्ट, फिर ईरान को कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए कहा जाता है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी हमास को प्रमोट किया अक्टूबर 7 के अटैक करने के लिए, पिछले साल 2023 के, राइट। और इसके बाद अटैक्स होते हैं, फिर इसराइल गजा पर वॉर प्लान करता है, इन्वेजन करता है गजा का, फिर 40,000 लोगों की डेथ होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये डेमेस्कस में जो ईरानियन एम्बेसी है उसके पास भी अटैक करते हैं इसराइलीज। क्यों? क्योंकि डेमेस्कस से ही मेजर सपोर्ट आ रहा था किसको? हिजबुल्ला को, हमास को, राइट। तो ये डेमेस्कस में ऐसे अटैक्स करते हैं, ईरान को गुस्सा आता है, ईरान इसराइल पर फिर से ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स और रॉकेट्स छोड़ता है, फिर इसराइल रिटर्न में एक्शन लेता है, फिर ईरान के अंदर ही इसराइल हमास के चीफ की किलिंग करवा देता है, और इसी टाइम ईरान के प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट, राइट। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कैसे ईरान धीरे धीरे और ज्यादा साइडलाइन होते गया। इसके पहले ही ईरान ने चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दी थी 25 साल की। नॉट जस्ट दिस, ईरान की जो फंडामेंटल अथॉरिटी हैं ये क्या करते हैं? ये शरिया के बेस पर रूल करते हैं। इनको डोमेस्टिक लोगों का सपोर्ट चाहिए, हाँ ये अथॉरिटेरियन है बट स्टिल डोमेस्टिकली इनको एक मैसेज देना होता है। तो ये क्या करते हैं? बार बार कश्मीर के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं। इन कश्मीर के लिए स्टेटमेंट्स में इंडिया ने अपने आप को बार बार इंडिपेंडेंटली असर्ट किया है दैट डू नॉट डू दिस, ठीक है, ये आप स्टेटमेंट्स मत दो। तब भी ऐसे स्टेटमेंट्स कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, राइट। अब इसी के साथ साथ ईरान को अपने रिलेशंस को बैलेंस करना है। अब ईरान के अच्छे रिलेशंस ना तो सऊदी के साथ है, ना यूएई के साथ है, ना इसराइल के साथ है, बट इंडिया को तो बैलेंस करना है। ये भी एक इशू आ जाता है, कश्मीर इशू है ही सही, इसके साथ साथ फरजाद बी गैस फील्ड का इशू था। ईरान ने क्या असर्ट किया कि इंडिया फरजाद बी गैस फील्ड में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करेगा और दूसरे बिडर्स के साथ कंपीट करेगा, जबकि ये गैस फील्ड इंडिया ने ही डिस्कवर की थी, इंडिया के ओएनजीसी विदेश ने, राइट। सो ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम था। ऐसे ही ईरान क्या करता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आ जाता है। फिर इंडिया को लगने लग जाता है कि ईरान कंप्लीटली चाइना वे पर जा रहा है। फिर ये 25 साल की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही सही, जिसमें $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा ओवर 25 ईयर्स इन इकोनॉमी ऑफ ईरान, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। साथ साथ ईरान क्या प्रपोज करता है? पहले ईरान ने ऐसा भी प्रपोज किया था कि ग्वादर और चाबार दोनों का हम टाई अप कर देंगे, जो इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं होता क्योंकि ये तो पूरा चाइनीज कंट्रोल में आज के टाइम पर ग्वादर, राइट। सो ये यहाँ पर प्रमोट नहीं हुआ। ऐसे ही ईरान चाइना को एक पोर्ट ऑफर करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो चाबार के काफी पास में होता है। 2019 में ईरान, चाइना, रशिया एक्सरसाइज करते हैं गल्फ ऑफ ओमन में, अगेन दैट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी। चाइना अपना जीपीएस ईरान को ऑफर करता है, यूएस से ईरान बाहर निकल जाता है, जेसीपीओए से, राइट, यूएस बाहर निकल जाता है, इससे ईरान के ऊपर और सैंक्शंस आने लग जाते हैं। ईरान बोलता है हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिए। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो इम्प्लीकेशंस यही है, इंडिया बार बार अपने आप को असर्ट करता है इन फ्रंट ऑफ यूएसए दैट वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईरान बिकॉज ईरान इज ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। नॉट जस्ट दिस, ईरान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट है, और चाबार हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये सारी एफर्ट्स क्वेश्चन में आ जाती हैं जब फर्स्टली ईरान के सुप्रीम लीडर हमारी कश्मीर और हमारी माइनॉरिटीज पर स्टेटमेंट्स देते हैं, सेकेंडली इनका जो ओवरऑल नेक्सस है वो चाइना के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। और ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यूएस के असर्टिव नेचर की वजह से ही हुआ है कि ये चाइनीज अम्ब्रेला में ज्यादा आए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया के लिए कंसर्न है हाई ऑयल प्राइस, क्योंकि सैंक्शंस लगे हैं तो ऑयल प्राइस सस्ता नहीं मिलता। चाबार पोर्ट में अगेन सैंक्शंस लग जाते हैं, बीच बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं। रेमिटेंसेस इंडिया के ओवरऑल गल्फ रीजन से आप देखो कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, चाइना को स्पेस मिलती जा रही है। तो अब इंडिया के लिए क्या है कंक्लूजन? देखो, इंडिया के लिए सिंपल सा कंक्लूजन है, इंडिया को ईरान के साथ अपनी रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। माइनॉरिटीज के बारे में स्टेटमेंट वगैरह जो है उस पर रेड लाइंस बतानी पड़ेंगी, बट स्टिल इंडिया हैज टू कंस्ट्रक्टिवली एंगेज विथ ईरान बिकॉज टुडेज एरा इज द टाइम पीरियड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है। You are forced to love your neighbor whom you will want to hate. You are forced to love that neighbor, right? You have to love that neighbor. Why? Because you can't have enmity with everyone. अभी साउथ एशिया में इंडिया की कंडीशन देखो, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, कहीं ना कहीं हर कंट्री में, पाकिस्तान तो छोड़ो एक्सेप्शन ही है, हर कंट्री में एक ना एक इंडिया एंटी इंडिया एलिमेंट जरूर बैठा हुआ है, राइट। सो इंडिया हैज टू इंश्योर
कि ये सारी कंट्रीज के साथ एंगेज करें। अगर ईरान इज गेटिंग क्लोज विद चाइना, बट स्टिल इंडिया कैन इंश्योर सर्टेन बेनिफिट्स टू ईरान स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, जिससे कि ईरान इंडिया की अम्ब्रेला में भी ज्यादा से ज्यादा आए और फिर इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी मेंटेन रहे, राइट। सो दिस इज माय टेक। बाकी और वेट एंड वॉच करना चाहिए क्या होता है मिडिल ईस्ट में, बिकॉज एक बार मान लो अगर ये वॉर खत्म हो जाए इसराइल और हमास का, और हिजबुल्ला को भी इसराइल अगर रिस्पॉन्स दे पाता है, इन दैट केस ईरान विल अगेन बी साइडलाइंड, क्योंकि ईरान के पास उसके अलावा कोई लेवरेजेस बचे नहीं। हिजबुल्ला, हमास एंड हुतीज आर दी मेजर लेवरेजेस। हिजबुल्ला, हमास अगर मोस्टली फिनिश हो गए तो हुतीज भी फिनिश हो जाएंगे, राइट, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट टर्न हुतीज का ही आएगा। इन दैट केस ईरान विल गेट साइडलाइंड। सो व्हेन ईरान इज साइडलाइंड एंड व्हेन ईरान ऑलमोस्ट बिकम्स द नॉर्थ कोरिया रिलेटेड टू चाइना, कि चाइना के लिए ऑलमोस्ट नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हम सडनली अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ा देंगे। और तब हम यहाँ पर क्या इंश्योर करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि इंडिया और ईरान की पार्टनरशिप दोबारा अच्छे से राइज होने लग जाए, सो दैट हमारा जो फ्रेंडशिप है वो इंक्रीज हो और फिर हम ईरान को काम आ पाए, सो दैट आर कनेक्टिविटी टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो ऐसा करना चाहिए एंड स्टिल वी हैव टू वेट एंड वॉच। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, कॉमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।